हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम आज बात कर रहे हैं यूनिट थर्ड जो आपकी है, उसमें आपका टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि शैक्षिक तकनीकी तथा उसके प्रकार, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो क्रिस्प टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ये ऑथेंटिक जगह से उठाई हुई चीज़ है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है। सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग कहा गया था इंग्लैंड में। किसने किया? ब्रायनोमर जोन्स ने। ठीक है, सन 1967 यानी कि 1967 में ब्रायनोमर जोन्स ने क्या किया था? कहाँ पे जोन्स ने कहाँ किया था इसका प्रयोग? इंग्लैंड में सर्वप्रथम किया था। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लैंड की NCET थी, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने कहा कि यार एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी थी, जब तो उन्होंने व्याख्या की इस शब्द की। और फिर देखा गया कि बाद में अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इस पर कुछ ना कुछ काम किया। फिर 1967 के दौरान यह जन्मा और आज तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, अलग अलग विश्वविद्यालयों की अगर आप बात करें, वहाँ उन्होंने इसको एक सब्जेक्ट, जब भी बीएड या एमएड पढ़ाया जाता है, वहाँ एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पे लगाया हुआ है। आप भी पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लाइनें लिखी हैं कि भारत में अनेक विश्वविद्यालय, हिमाचल, मेरठ, इंदौर, गढ़वाल, आगरा, राजस्थान और अब तो उत्तराखंड भी है, याद रखेंगे आप, जिन्होंने क्या किया है, अपने बीएड तथा एमएड के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में क्या रखा है? आपका ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रखा है। इस विषय की महत्ता और उपयोगिता को देखते हुए एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी जो है 1961 में बनी। ठीक है, याद रखेंगे हम, हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र जो है एनसीईआरटी है, हमारे सिलेबस में ये भी है। 1961 में इसका निर्माण हुआ, 1961 में इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर है, उन्होंने भी क्या किया? एजुकेशन टेक्नोलॉजी के महत्व को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पे क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? शोध होते हैं, यानी कि रिसर्च होता है, ट्रेनिंग होती है और निर्देशन वगैरह का काम यहाँ पे होता है कि किस तरीके से अब जैसे 1st to 12th जो एजुकेशन है बच्चों की, उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय रूपी काम कोई नहीं करता है। एनसीईआरटी का काम है सिर्फ स्कूली शिक्षा का निभाना। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है उसने भी ध्यान दिया कि हाँ, किस तरीके से अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें है थोड़ा सा इसका इतिहास दिया है। इतिहास के रूप में हम आप देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? मशीनों का आविष्कार हुआ। उसके फलस्वरूप ये बहुत ज़्यादा आपको पता है हाइप में आई होगी चीज़, लेकिन धीरे धीरे जो मेन इंपॉर्टेंट लाइनें इसके अंदर हैं वो हमें याद रखनी जो पेपर के नज़रिए से, वो है 1950 में BF स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग का क्या किया था? प्रयोग किया था, या इस पद्धति का विकास किया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पेपरों में आया हुआ है। BF स्किनर जो हमारे हैं, जिन्होंने, आप लोगों को पता होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी दिया है, जो कि हमारे सिलेबस में ऑलरेडी है। तो इन्होंने क्या किया? प्रोग्राम्ड लर्निंग नामक शब्द दिए, जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी से ही रिगार्डिंग है। ठीक है, याद रखेंगे हम। फिर इसके बाद शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग ये इन्होंने प्रथम बार किया था। किन्होंने? ब्रायन मोर ने। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग फिर ब्रायन मोर ने क्या किया? आप कह सकते हैं शिक्षा संबंधी किसी चीज़ में प्रयोग किया होगा। ठीक है, फिर स्टेनली एडवर्ड तथा स्किनर के प्रयासों के फलस्वरूप प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल के प्रयोग में भी रुचि ली जाने लगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं तथा प्रकृति। अगर आप विगत या पिछले कुछ वर्षों को देखें, आपने ध्यान दिया होगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो ये है टॉपिक, इससे तो पेपर में क्वेश्चन आते ही। साथ में LT का जो UKSSC का पैटर्न है, ये हमेशा कुछ ना कुछ डेफिनेशन ज़रूर देते हैं, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, इसलिए इसकी कुछ ऑथेंटिक डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहला है डेफिनेशंस एंड नेचर्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं तथा प्रकृति। तो पहला है एकांगी परिभाषाएं। शैक्षिक तकनीकी की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से क्या दी? परिभाषाएं दी। और ये जो परिभाषाएं थी, ये क्या है कि उसका अर्थ कैसा है, स्वरूप कैसा है, उसको समझने के लिए मदद करती है। जैसे पहली है हमारे पास जैकोटा ब्लूमर। ठीक है, इन्होंने 1973 के आसपास ही दी। शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। ये बाइलिंगुअल है पूरा, इसमें इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशंस। ठीक है, जैकोटा ब्लूमर ने क्या कहा है कि ये जो शैक्षिक तकनीकी है, इसको व्यवहारिक रूप, एक तो देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं बिहेवियरल लर्निंग के तौर पे बात की है, ये क्या है? व्यवहारिक अधिगम तथा आप कह सकते हैं वैज्ञानिक परिस्थितियों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है या ज्ञान का विनियोग होता है। ठीक है, रिचमंड ने कहा है शैक्षिक तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों को समुचित व्यवस्था के प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षण एवं परीक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन का सीखने का उत्पन्न, आप कह सकते हैं उत्पन्न
साधन क्या करती है, बनाती है। ठीक है। Educational technology is concerned to provide appropriately designing learning situations, holding in view the objectives of the teaching or learning, bring or bear the best means of instruction। फिर रॉबर्ट ए कॉक्स ने दी है, आप पढ़ सकते हैं कि मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को क्या कहा जाता है, शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। इसके बाद है डेसिको, इनके द्वारा सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन विनिमय क्या है, शैक्षिक तकनीकी है। इसके बाद रॉबर्ट एम गैने, ये कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे गैने आपने सुना भी होगा। ठीक है, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा की दृष्टि से ऐसे नामों को भी स्कैन करके हमें पढ़ना है। जैसे कि आपका वॉटसन हो गए, और आप बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे स्किनर हो गए, स्किनर ने बहुत सारी दे रखी है डेफिनेशंस। ठीक है, वुंट हो गए, क्रो एंड क्रो हो गए, और साथ ही साथ गैने, ये जो हम आपने पता ही है, आपने गैने ने क्या दिया था, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में समझाया था। इसके बाद है एस.एस. कुलकर्णी, इन्होंने क्या कहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एज वेल एज रीसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, जो आविष्कार हुए हैं उनमें नियमों की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है। तो इतना तो हम याद रख सकते हैं कि अगर कुलकर्णी से रिलेटेड कोई आती है तो आप क्या याद रख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि आविष्कारों तथा नियमों की शिक्षा, मतलब आविष्कारों को विज्ञान, ये जो आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी के तकनीकी तथा विज्ञान के जो आविष्कार हैं उसको आप कह सकते हैं शिक्षा की प्रक्रिया में यूज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले याद रखेंगे दिया किसने था, तो लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को 3 मुख्य उपागम रूपों में वर्गीकृत किया है। तो याद रखेंगे ये खाली पीली नहीं था, ये लुम्सडेन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सच में क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। पहला है कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम। याद रखेंगे इसे हार्डवेयर अप्रोच भी कहते हैं, इंग्लिश में हार्डवेयर अप्रोच भी कहते हैं। साथ ही साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, यानी कि ET फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में फर्स्ट वाले को हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज कोमल शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। सेकंड वाले का नाम है सॉफ्टवेयर अप्रोच और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड, आप इसे कह देंगे। थर्ड वाले का नाम है प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी तृतीय, यानी कि तीसरे का नाम है सिस्टम एनालिसिस और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। तो ये हम याद रखेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर की कुछ जानने लेते हैं बारे में। तो कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी जो थी, ये क्या होती है, इसके विषय पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, या जो बेसिकली फिजिक्स जो होती है ज़्यादातर किस चीज़ पे रिगार्डिंग काम करती है, ऑपरेटर्स बड़े बड़े आपको कुछ बनाना है, कुछ मशीनरी वर्क करना है, इस पे बेसिकली क्या करती है, काम करती है। तो भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्र तकनीकी, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे आप इंजीनियर्स जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी सामान वगैरह बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं। और वो जो सामान वो बनाते हैं, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताती हूँ, आप इसको बिल्कुल विजुलाइज कर लेंगे जाने तक। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बस सुनते रहिएगा ध्यान से। एक बार सोचिए, आपके घर में एक टीवी है, आपके घर में एक टीवी है। टीवी को आप बाहर से टच कर सकते हैं। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, आपके पास टीवी है, आपके पास रिमोट है, रिमोट को आप इजीली टच कर सकते हैं। जिस चीज को हम टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपके घर में टीवी आ रही है, टीवी में आपकी वहां बहुत सारी चीजें चलती हुई आ रही है, बहुत सारी चीजें आपको सीरियस लगा रखा है, आपने कुछ चीजें लगा रखी हैं, क्या आप उनको जाके अंदर पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे भी सरल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों के पास हम बहुत सारी चीजें अपने घर में पकड़ सकते हैं इजीली, चेयर पकड़ सकते हैं, टेबल पकड़ सकते हैं, ये सभी चीजें क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, और कोई इंसान है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, उसके ज्ञान को हम चोर नहीं सकते, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और सिस्टम एनालिसिस क्या है? इन दोनों का मिश्रण है, जिसमें दोनों चीजें हो जाएं। तो याद रखेंगे कि मशीन की तकनीकी से शैक्षिक तकनीकी क्या हुई है? जुड़ी हुई है। शिक्षण के क्षेत्र में टेप रिकॉर्डर, टीवी, प्रोजेक्टर जैसे उपकरण नहीं होंगे तब तक शिक्षा क्या रहेगी? अधूरी रहेगी। मतलब ये बात पे ध्यान दिया गया कि शिक्षा अगर आपको बेहतर करनी है तो आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा आपके शिक्षा में। ठीक है, तो मैरिलम निक्सन ने शिक्षण तकनीकी के अनेक क्षेत्रों से संबंधित उनको क्या करा जाता है? माना जाता है। काफी उन्होंने इसके बारे में काम किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आगे क्या हुआ, आप कह सकते हैं पत्राचार पाठ्यक्रम तथा मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि करस्पॉन्ड एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम का जन्म हुआ। फिर बहुत सारी रिसर्चेस वगैरह हुई, कंप्यूटर तथा मशीनों के उपयोग को वहाँ पे कहा गया कि ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद सीधे आप कह सकते हैं कठोर शिल्प उपागम जो है, सबसे पहले हमारे ए लुम्सडेन ने इसका वर्णन किया था। इसे आप श्रव्य दृश्य सामग्री भी कह सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें मशीनों की तकनीकी पर जोर है, यानी कि मशीन जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी वो कैसे बनी है, क्या उसके बाहर के जो पार्ट्स बेसिकली उसके बारे में इसका विश्वास है कि मशीन अनुदेशन जो है यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है, मशीन जो है सिंपली इंस्ट्रक्शन का काम करती है। ठीक है, जैसे आप अगर कभी कोई भी चीज़ करके देखिए, सपोज दैट आप एटीएम के अंदर ही जा रहे हैं, वो भी एक तरीके की क्या है, मशीन है। आप उसको बाहर से टच कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी चीज़ प्रेस करते हैं तो वो एंटिटी आपको दिखाता है। ठीक है, कई बार वो आपको पीछे से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन भी दे रहा होता है साइड से कि बैंकिंग, 3-4 ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो ये जो उपागम है यानी कि ये जो अप्रोच है आपकी 3 चीज़ों पे क्या डालती है, विशेष जोर डालती है। और 3 चीज़ें क्या है, ज्ञान का संचय करना यानी कि प्रिजर्वेशन, दूसरा है ज्ञान का प्रसारण करना यानी कि ट्रांसमिशन, तीसरा है ज्ञान का विस्तार करना यानी कि एडवांसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान का संचय करना मतलब स्टोर करना, प्रिजर्व करना चीज को। ठीक है, अगला है ज्ञान का प्रसारण करना मतलब ट्रांसमिट करना। आपने एक बार कोई चीज सीखी, आपने उसको किसी अन्य चीज में भी क्या करा एक तरीके से, फिर आपने यूज किया। अगला है ज्ञान का विस्तार करना यानी कि एडवांसमेंट। आपको ऑलरेडी कुछ नॉलेज थी, उस नॉलेज को आपने फिर और ज्यादा क्या किया, मॉडिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बहुत सारी चीजें हम अपने आने वाले टाइम पे पढ़ते रहते हैं। हमने एक जीडीपी पढ़ी, पुराना डेटा कुछ और था, अभी नया डेटा कुछ चेंज हो गया है, तो ये क्या आया, हमें एडवांसमेंट आया, हमें पता चला कि हाँ चीज़ों में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इस तरीके से आगे ये जो हार्डवेयर अप्रोच है आपकी, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, चौक बोर्ड, रेडियो, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, वीसीआर, टीवी। देखिए वीसीआर एक बहुत पुराने ज़माने में आता था, हमारे मम्मी पापा लोग जो होते हैं उनकी वीडियो कैसेट वगैरह में यूज़ होता है। मिनिएटर कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर प्रिंटिंग मशीन, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डर आदि को रखा जा सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर आपको समझ में आ रही हूँ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज मैकेनिकल डिवाइसेस वर नॉट सेफ्टी designed and invented to fulfill the instructional requirement, rather they are designed for communication। ये जो मशीन वगैरह बनाई गई हैं, ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई हैं कि क्या बोलते हैं, खाली सेफ्टी पर्पस के लिए ही डिज़ाइन नहीं की गई हैं। ये जो है कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और रिक्रिएशन, यानी कि इससे आपका संवाद भी हो सके, आपस में बातचीत हो सके, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना एक दूसरे से इधर उधर जा सके, और रिक्रिएशन दोबारा से क्या किया जा सके, पुनर्निर्माण भी किया जा सके, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड जो हमारे पास है, सॉफ्टवेयर अप्रोच और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेकंड के नाम से इसे जाना जाता है। कोमल शिल्प उपागम जो आपका है, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग न करके इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक बच्चा काम कर रहा था, और अब एक बच्चा काम कर रहा था, उसने अच्छा काम नहीं करा, तो कोई टीचर ऐसा होता है कि उसने उसे जाके डंडे से मार दिया। अब क्योंकि उसने वो प्रोसेस कर दी है, वो उसके हैंड ऑन हैंड प्रोसेस है, तो ये तो हो गया सीधे सीधे हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल एक समझाने के लिए, अब सॉफ्टवेयर क्या है कि टीचर दिमाग में सोच रही है, ये बच्चा कैसा है, ये कहना क्यों नहीं मानता है, तो ये प्रोसेस उस तक तो नहीं पहुंच पा रही है ना अभी, मतलब देखा तो नहीं जा सकता ना इसको। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर अप्रोच है। मतलब कहने का मतलब क्या है, व्यवहार, बिहेवियरल अप्रोचेस जहाँ पे आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ध्यान से देखिएगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी तथा बिहेवियर टेक्नोलॉजी, इसका नाम भी इसे दिया जाता है। याद रखेंगे, कोमल शिल्प उपागम आप इसे कह रहे हैं, या सॉफ्टवेयर अप्रोच इसे आप कह लीजिए, ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है, टीचिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है, और बिहेवियर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। देखिए साइकोलॉजी में तो उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्यों, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियरल अप्रोच पर क्या करती है, बहुत ज़्यादा बात करती है। ठीक है, तो उसके अंदर इसका प्रयोग होता है। और इसमें क्या, मशीनों का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, और इस तकनीकी में आप कह सकते हैं इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेस, तीनों पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्किनर आदि ने इन उपागम वाली तकनीकी को व्यवहारिक तकनीकी पर आधारित माना है। मतलब स्किनर ने बिहेवियरल अप्रोच को माना है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, स्किनर क्या थे, व्यवहारवादी थे। ये सब जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे वो पेवलव हो, चाहे वो स्किनर हो, ये सभी क्या है, व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे। तो इन्होंने व्यवहारवाद पे ही इसको क्या माना है, अप्रोच मानी है एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डेविस के अनुसार दिस व्यू ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज क्लोजली एसोसिएट विद द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग एंड कैरेक्टराइज्ड बाय टास्क एनालिसिस, राइटिंग प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड कांस्टेंट इवेल्युएशन। ठीक है, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डेविस ने क्या माना है कि ये जो अभी आप कह सकते हैं आधुनिक सिद्धांतों से इसकी तुलना की है, किसकी, प्रोग्राम्ड लर्निंग जो आपका है उससे अनुसार माना है। इसने कहा कि आप एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए, लिखिए या कुछ चीज़, आप किसी चीज़ के मुख्य कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखिए, ठीक है, उन सब चीज़ों पे ये काम आता है। तो सिल्वरमैन ने इसे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नया नाम प्रदान किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम। और शैक्षिक तकनीकी प्रथम व द्वितीय परस्पर क्या है, संबंधित हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इनको अलग कैसे नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था, टीवी वाला एग्जांपल बताया था। तो टीवी आप बाहर से छू सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर है। उसके अंदर जो चीज़ आपको दिख रही है उसे आप छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। आपके पास कंप्यूटर, आपके पास फ़ोन सभी के पास है ना, आप बाहर से फ़ोन को छू सकते हैं, ये हार्डवेयर है, इसका जो बाहर का ढांचा है। इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं आप चाहे भी तो उसके अंदर नहीं घुस सकते ना, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ताकि आपको बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, इनके कुछ मैंने एग्जांपल्स डाले हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। कठोर शिल्प जो आपका है, हार्डवेयर उपागम जो आपका है, तो ये क्या है, जैसे कि चौक है, चौक बोर्ड है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, आपका हार्डवेयर है, लेकिन जो चौक का काम है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। आपके पास ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर हमारे सिलेबस में एक्स्ट्रा भी ऐड है। ठीक है, और ओवरहेड प्रोजेक्टर में जो ट्रांसपेरेंसीज होती है उसको आप टच तो नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। स्लाइड प्रोजेक्टर है, वो हार्डवेयर है, उस पर जो स्लाइड्स बनी हुई हैं वो सॉफ्टवेयर है। वीसीआर एवं मॉनिटर हार्डवेयर है। वीडियो प्रोग्राम जो उसके अंदर चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर में चलने वाले प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर है। ऑडियो रिकॉर्डर आपका क्या है, हार्डवेयर है। रिकॉर्डेड सामग्री जो है उसको आप टच नहीं कर सकते ना, जैसे रेडियो वगैरह है, पॉडकास्ट वगैरह है, रेडियो को बाहर से टच कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसे टच नहीं कर सकते। खाली कागज हार्डवेयर है। लिखित सामग्री जो उसमें है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब लिखित सामग्री में बहुत सारे जने कहेंगे कि उन्हें हम टच तो कर सकते हैं, याद रखिएगा, टच कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जो लिखित सामग्री के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो बेसिकली उसके अंदर हैं, वो आप ले नहीं सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने उसको पकड़ा और आप उसको अपने कहीं साथ इधर उधर ले जा सक रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से हमने ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल तीनों का कलेक्ट करके भी बनाया है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर को भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपका क्या है, अप्रोचेस के क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला है आपके ऑडियो। ऑडियो में क्या क्या आ जाते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर या शिक्षण मशीन, यानी कि आपकी आप कह सकते हैं रेडियो, ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी आप क्या कर सकते हैं जनरली, जिनसे खाली सुना जा सकता है, जिनसे सुना जा सकता है और उनको टच किया जा सकता है। दोबारा सुनिएगा, जिनको सुना जा सकता है और उन्हें बाहर से टच भी किया जा सकता है, वो क्या है, आपके श्रव्य उपागम है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा बहुत पुराने ज़माने में कैसेट्स वगैरह भी आती थी, ये भी सब क्या है, इसी के अंतर्गत आएंगी। अगला है दृश्य उपागम। दृश्य मतलब जिसे देखा जा सकता है, जैसे कि और टच किया जा सकता है बाहर से, जैसे कि प्रोजेक्टर है, एपीडियास्कोप है, फिल्म स्ट्रिप्स है, स्लाइड्स हैं, कंप्यूटर है। ठीक है, अब बात करते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मॉनिटर क्या है, मॉनिटर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, द्रव्य श्रव्य उपागम यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें आते हैं आपके फिल्म, चलचित्र, जो कि देखिए आप चल रहा होता है तो आप उसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल दोनों हैं। ठीक है, अगला दूरदर्शन, और अगला है वीडियो टेप। आगे बढ़ते हैं, कोमल उपागम सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब देखा आपने, उन्होंने देखा होगा एनिमेशन होता है या ग्राफिक्स वगैरह होता है अंदर, है ना, पीपीटी वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, वो सब भी इसी के अंतर्गत आएगा। चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर्स और बुक्स। ठीक है, मैप्स वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं ग्राफिक्स में। अब बात करते हैं प्रदर्शन की, इसके अंदर आता है चौक, फ्लैनर बोर्ड, कार्ड, बुलेटिन बोर्ड, सूचना, आरेख तथा चित्र। और थर्ड आपको बता देते हैं थ्री आयामी, मतलब 3D में जो है प्रतिमान मॉडल्स आ गए आपके, वास्तविक पदार्थ जैसे कि नमूने वगैरह कुछ होते हैं ना, रियल जो आपका मटेरियल है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हूँ। आगे बढ़ते हैं सिस्टम एनालिसिस पे। तो उपागम या शैक्षिक तकनीकी तृतीय, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड अप्रोच इसे कहते हैं। और ये प्रणाली जो उपागम है
इसको शैक्षणिक तकनीकी तृतीय भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो विकास है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। याद रखेंगे, हार्डवेयर का मतलब है जैसे टच किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर का मतलब है जैसे टच नहीं किया जा सकता, खाली देखा जा सकता है। और तीसरी बात करें, सिस्टम एनालिसिस का मतलब है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, जिसमें दोनों चीज़ें आ जाएं, कठोर भी और सरल भी, ठीक है। दोनों चीज़ें जिसमें आ जाएंगी वो क्या हो जाएगा, सिस्टम प्रणाली। तो इसलिए इस उपागम को प्रबंध तकनीकी उपागम के नाम से भी जाना जाता है। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, सिस्टम एनालिसिस को। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इसका शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक प्रशासन में और शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब तो आजकल इसका बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रेंड में है, प्रयोग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में आप कहें, शैक्षिक तकनीकी तृतीय शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। मतलब यानी कि आप देख सकते हैं एजुकेशनल, आपने देखा होगा एजुकेशनल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना, अभी जैसे देखिए, अभी आजकल ट्रेंड में एक चीज़ आया है, बोर्ड है, आप क्या कर, मतलब इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, उसमें सब लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जनरली। पहले ऐसा नहीं था ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिस्टम एनालिसिस क्या आ रहा है, ट्रेंड में आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें क्या है, ऑफिशियल वर्क में तो पहले से यूज़ होती आती थी। तो ये कहना चाह रहा है। अब देखिए, इसके अंतर्गत सिल्वर ने कुछ बातें करी हैं। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड on the existing system to identify the parts and their interrelationships. Synthesis is performed to combine these various elements together. मतलब एनालिसिस यानी कि विश्लेषण जो होता है, वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो प्रणाली चल रही है, उसको टुकड़ों में बांट करके आपको दिखाता है। जबकि संश्लेषण क्या करता है, आपको चीज़ें जोड़ के दिखाता है, ठीक है। मॉडल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिडिक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। मॉडल्स वगैरह क्यों बनाए जाते हैं, जो सिस्टम है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए। अगला है, सिमुलेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम इन रियल लाइफ, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ रही होंगी। तो शैक्षिक तकनीकी जो प्रणाली प्रशिक्षण है, मनोविज्ञान प्रारूप, ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, याद रखेंगे। एक तो आपका आता है ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन, और आता है साइबरनेटिक डिज़ाइन, और आता है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, याद रखेंगे, रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की थी आपकी हल ने, ठीक है। और वैसे ये शब्द स्किनर रीइंफोर्समेंट की काफ़ी बात करते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसके द्वारा दी गई है, हल ने बेसिकली इस पर काम किया है। और तो याद रखेंगे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन, पहली बात। इसके अंतर्गत आता है सिस्टम एनालिसिस के अंदर, दूसरा है साइबरनेटिक डिज़ाइन, तीसरा है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और यह शैक्षिक तकनीकी आजकल बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, लोकप्रिय हो रही है। अब देखिए, शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली उपागम का जन्म हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागमों के मेल के मैंने आपको पहले बता दिया था, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये तीसरा मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हो। शैक्षिक तकनीकी थर्ड उपागम, शैक्षिक तकनीकी प्रथम एवं द्वितीय को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, उपागम है। और शैक्षिक तकनीकी थर्ड उपागम वास्तव में किसने दिया, मतलब किस पे कह सकते हैं, बेस्ड है, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पे क्या है, आधारित है, ठीक है। इसको 4 प्रमुख वर्गों में क्या किया जा सकता है, आप कह सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है। अच्छा, वो कौन कौन से हैं, आपका है अदा, इनपुट, प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रदा, आउटपुट, पर्यावरण संदर्भ यानी कि एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, ये 4 है, ठीक है। और अब जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी है, टेक्ने जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब होता है आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है, शुरुआत में जो वर्क की गई थी वो आर्ट एंड क्राफ्ट के तहत ही बात की गई थी, इसके तहत, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें और बता देती हूँ। आईटी एक्ट जो था, ये 2000, आईटी एक्ट 2000 जो था आपका, ये 17 अक्टूबर 2000 को क्या आया था, फोर्स में आया था, यानी कि 17 अक्टूबर 2000 के दिन ये लागू होने के काम हुए थे इसके, ठीक है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल एकदम चीज़ें क्लियर हुई हूँ आपको। तो याद रखेंगे, सिस्टम एनालिसिस जो है उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है साइबरनेटिक्स, एक है रीइंफोर्समेंट, और एक है साइकोलॉजिकल डिज़ाइन, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है। कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और फिर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा और पहलू ऐसा है जिस पे वीडियो और बनाई जानी चाहिए। लास्ट बार मैं समअप कर दे रही हूँ, हार्डवेयर वो हैं जिन्हें टच किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर वो हैं जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, और सिस्टम एनालिसिस वो है जो दोनों चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करिएगा, कौन इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। थैंक यू।